बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और आज के सेशन के चेयरमैन श्री उदय नारायण चौधरी जी का सम्मान आज भारतीय छात्र संसद के मंच से बड़ी गर्मजोशी के साथ। Happy New Year to everybody, participants and organizers. First, I want to thank Mr. Rahul Karad and Mr. V. Karad, that they have organized such a useful conference for the country. So I thanks to organizer and everybody. डैश पर बैठे हुए सभी लोगों को मेरा सलाम और प्रणाम। I would like to speak in Hindi. सबसे पहले अपने दो देश के उभरते हुए नौजवान जिसको हमने सुना, एक महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज का और एक कश्मीर का, मैं उन दोनों नौजवानों के दिल में उबल रहे उफान को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। हमारे दाएं और बाएं दो स्टैचू है। दाहिने तरफ शांति के प्रतीक पूरे दुनिया में महात्मा बुद्ध का है, बाईं ओर महात्मा गांधी का, जिसने देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई और अंग्रेजी हुकूमत को मजबूर किया देश छोड़ने को, और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजाद हुआ। आजादी के पहले कई धाराएं थी देश को आजाद कराने के लिए, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला, सारे लोग थे। इस तरह के हजारों हजार लोग शहीद हो गए, हजारों हजार माताएं बहनें विधवा हो गई, जिनकी मांग के सिंदूर धुल गए, और तब ये हमारा देश आजाद हुआ है, जिसको भारत वर्ष कहते हैं आज के तारीख में, जो अंग्रेजों के नाम में इंडिया के नाम से जाना जाता है। नौजवान छात्रों, मैं आप सबके मन के उत्साह को समझने की चेष्टा कर रहा हूं आज, और आज का जो सब्जेक्ट दिया गया है, ये सब्जेक्ट का नाम ही है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, सीक पीस। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जितना भी विवाद है उसको सॉल्व करिए शांतिपूर्ण रास्ते से। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिया, जो हमारा संविधान है, जिस संविधान के माध्यम से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, जो आज 100 करोड़ की आबादी वाले देश में संसदीय लोकतंत्र चल रहा है, और दुनिया के सभी हिस्सों के लोगों को मानना पड़ रहा है कि भारत देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम उस देश के वासी हैं। मित्रों, याद रखिएगा, विविधता में एकता, ये हमारी खूबसूरती है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यही हमारी खूबसूरती है। अनेक भाषा, अनेक संस्कृति, अनेक तरह के बोलचाल का ढंग और रस्म और रिवाज, लेकिन इस सब के बावजूद हम पहले भारतीय हैं, तब उसके बाद कुछ हैं, हम भारतीय हैं। ये एक माहौल पैदा हुआ है, लेकिन आज इस माहौल में बहुत सारे सवाल खड़ा हो गए हैं।
सवाल खड़ा हुआ है एक देश में दो देश का। फिर से याद कीजिएगा मैं जो कह रहा हूं, एक देश में दो देश का सवाल खड़ा हुआ है। एक है गांव का देश, एक है शहरों का देश। गांव का देश जो आज भी महात्मा गांधी की नजरों में, महात्मा गांधी के विचारों से एक भूखा और नंगा आदमी की तस्वीर को सामने रख करके और हम सोचें कि अब मुझे इसके लिए क्या करना है। यह है हमारा असली देश जहां 80% 90% के लोग बसते हैं। एक दूसरा भी देश है, 10-15% का देश है जो मोबाइल, टीवी, फ्रिज, आलीशान बिल्डिंग, मोटर और कार वाला देश है, जिसकी ओर भौतिकवादी, दुनिया की भौतिकवादी साधन ने हमको अट्रैक्ट करने की कोशिश किया है, जिसके कारण हम ये मानने लगे हैं आजकल कभी कभी कि हमारा संसदीय प्रजातंत्र खतरे में आ गया है। माफ कीजिएगा मेरी बातों को, चूंकि आप सबके मन में एक ललक है एक अच्छा देश देखने का। आपके मन में ललक है कि दुनिया में हमारा देश महान बने। चूंकि मेरे बगल में चीन है, हम चीन को जानते हैं। चीन आजाद हुआ 1948 में, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। आज चीन की जो आर्थिक स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि अमेरिका और जापान भी, यूरोप भी उससे घबराता है। हमारी स्थिति है एक डेवलपिंग कंट्री के नाम में हम देखे जाते हैं। विकसित होने वाले देश के रूप में हमारा नाम है भारत का। हमको तुलना करना होगा कि आज क्या कारण है कि चीन की गति इतनी तेज है कि वो उस रफ्तार में अमेरिका को भी पीछे छोड़ने के जैसा हो गया है। हमारी गति इतनी धीरे है कि हम अभी बहुत पीछे हैं, छोटे राज्यों और अविकसित राज्यों के जैसा हैं। ये हमारे मन में, इसीलिए हमने कहा कि 100 करोड़ वाली आबादी और जिस देश की आबादी हर साल 10 करोड़ बढ़ रही हो, 5 करोड़ बढ़ रही हो, इस पर भी बहुत विचार करने का जरूरत है। नौजवान मित्रों, चूंकि आप प्लान करते हैं 200 आदमी को खिलाने का, आपके यहाँ हो जाता है 250 आदमी और हर साल ये बढ़ते जाता है, तो क्या हम कैसे उसको रोक सकेंगे कि जो मैं प्लान करता हूँ उस प्लान के मुताबिक ही हम विकास भी कर सकें और काम कर सकें। जब तक क्या हम इसको जब तक नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, अपने देश को विकसित राज्य के शकल में लाने में सफल हो सकेंगे। दूसरी ओर मेरा आपसे आग्रह होगा कि आजकल जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एक आवाज सहसा उठने लगी है। अपने जो पार्लियामेंट हाउस है, संसद और विधानमंडल है, उसके बारे में भी एक आवाज उठ रही है। लेकिन मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं, चूंकि यहां सब पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके मन में एक आग है हिंदुस्तान को सजाने और संवारने की, भारतवर्ष को सजाने और संवारने की आग है, कि क्या दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था है जो हमारे प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था से ज्यादा कुछ अच्छी व्यवस्था है? आज दुनिया के लोग ये मानने को तैयार हैं, नहीं। आज क्या महात्मा गांधी का रास्ता इससे भी बढ़िया कोई रास्ता है? नहीं, कतई नहीं। अगर हम कोई सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो शांति के माध्यम से ही कर सकते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पहले वक्ता नौजवान को, जिसने कहा कि हम अपने आप में परिवर्तन लावें और तभी हम दूसरों में परिवर्तन की रेखा को देख सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम अपने आप को आत्मशुद्धि करें, अपने आप में परिवर्तन ला करके तब दूसरे को देखने की चेष्टा करें। नौजवान दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सब लोगों को कि हमारे सामने एक चुनौती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में है, इसको बचाना भी है, सेव भी करना है, देश को आगे भी ले जाना है, और जो गलत मंसूबे के लोग हैं उनको भी पीछे करके अच्छे लोगों को आगे ले जाना है। यह आज की सबसे बड़ी चुनौती है हमारे और आपके सामने। नौजवान ही कुछ कर सकता है, कोई बूढ़ा आदमी अब और कोई परिवर्तन करेगा ज्यादा उम्मीद कम है। नौजवानों में उस रेखा को देखी जाती है और आप सब उस उम्मीद के किरण हैं। इसलिए मैंने कहा, ऑर्गेनाइजर लोगों को धन्यवाद दिया कि उम्मीद, देश के विकास की उम्मीद को, किरण को जगाने की चेष्टा किए हैं। इसलिए मैं आपको
धन्यवाद देता हूं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, मैं चाहूंगा कि हर नौजवान इसको पढ़ने की चेष्टा करे। ये हिंदी में किताब है। अभी तक अंग्रेजी लेखकों की किताब पढ़ते हैं, अंग्रेजी लेखकों के कोटेशन को आप पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जीवन को जीतने के लिए कौन सी पुस्तक, कौन सा व्यवहार अच्छा होगा। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। ये किताब है जीत आपकी। जीत आपकी इस किताब का नाम है। संभव है कि बहुत सारे लोग इसको पढ़े भी हों। ये लिखा हुआ है शिव खेड़ा का। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। यह है शिव खेड़ा का कहना। आप इस किताब को एक बार, मेरा आग्रह होगी, उलट करके देखने का जरूर चेष्टा कीजिए। ये अपने जीवन के लिए एक उपयोगी होगा। चूंकि समय का अभाव है इसलिए, लेकिन जाते जाते एक बात और आपके पास रखना चाहूंगा। मैंने पूर्व में भी कहा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम से ज्यादा कोई बढ़िया सिस्टम नहीं है। और इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसा भी आदमी हो जाता है, जिसको एक धोती को 2 बार सिल करके, एक कुर्ते को 2 बार, 3 कुर्ते में फटे हुए कुर्ते को मिला के 2 कुर्ता मिला के पहनना पड़ता है। वो है हिंदुस्तान हम लोगों का। ऐसा भी हम लोगों का प्रधानमंत्री हुआ है। हम एक कहानी से अपनी बात को समाप्त करेंगे और पढ़ने लिखने की परिभाषा को भी याद रखिएगा। मैं खुद अत्यंत ही गांव के गरीब परिवार से आया हूं, मजदूरी करने वाले परिवार से आया हूं, और मैं अपने 10th क्लास से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हूं। माता पिता के ऊपर नहीं अब तक बढ़ा हूं। मैं एक कहानी कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं झारखंड का एक जिला है गुमला, शायद आप लोग नाम सुने हो, नहीं तो गूगल पर देख लीजिएगा, चूंकि आप सब उससे नजदीक हैं। गुमला जिला में एक ब्लॉक है चैनपुर। मैं गया था अपने कुछ काम से नहीं, मेरी पत्नी चैनपुर से आती थी, उनका घर वहीं था, ट्राइबल इलाका है। मैं चैनपुर से लौट रहा था अपने ससुराल से। रास्ते में देखा, गांव का जो बाजार लगता है उसको हटिया बोलते हैं। एक बूढ़ी औरत लीची बेच रही थी, एक टोकरी लीची रखी थी। लीची देखने से बहुत सुंदर खूबसूरत लग रहा था। सहसा मेरे मन में इच्छा हुई रोड के किनारे कि इस लीची को खरीदा जाए खाने के लिए। मैं उतर के पूछा, कैसे लीची बेच रही हो बूढ़ी दादी? उसने कहा 1 रुपया में 5। हमने कोई 50 लीची ले लिया। मुंह में खाया तो इतना स्वादिष्ट लगा कि इसके सारे लीची को खरीद लिया जाए। मैंने कहा कि पूरे टोकरी का लीची हमको दे दो। उस बुढ़िया ने कहा कि बाबू, आप ही सब लीची को खा जाओगे, हमारे इलाके के और गांव के लोग क्या खाएंगे? अब आप सोचिए कि कितना डिग्री होल्डर थी वो बूढ़ी औरत, कितना पढ़ी लिखी थी, तो अनपढ़ होते हुए भी उसकी समझ कितनी मजबूत थी, इसको ध्यान में रखिएगा। केवल अक्षर ज्ञान से ही ज्ञानी नहीं होगा, उसकी समझ मजबूत होनी चाहिए, और जब समझ मजबूत होगा तो काम भी अच्छा करेगा। बस इतना ही के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया उदय नारायण चौधरी जी, स्पीकर महोदय बिहार विधानसभा। आपकी ये बात हमने गांठ बांध ली है और इसे हमेशा जिंदगी में याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।